कुछ टेक्निकल इश्यू था। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, शेड्यूल 1 के 7(1)(c) के अंदर क्या बोल रहा है कि कुछ चीजों को अगर विदाउट कंसिडरेशन भी करेंगे तो उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, जिसमें पहला है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, permanent disposal of business asset in which ITC क्या हो गया आज, in which ITC already availed। ठीक है, दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी, या रिलेटेड पर्सन लिख देते हैं, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, पर्सन अंडर सेक्शन 25। तीसरा है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स टू और फ्रॉम एजेंट। ऐसे करो, सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें दो दो बातें कर लो, एजेंट टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट। और चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम, import of services from a related person outside India or from any of his other establishment। चलो ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। ठीक है, अगर सप्लाई होगा तो ही जीएसटी चार्ज होगा, अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फिर सप्लाई हमने बोला कि सप्लाई की कुछ हमने 6 पैरामीटर देखे। पहला पैरामीटर क्या था कि सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमने देखा कि सप्लाई जिस गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए वो फॉर अ कंसीडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन द्वारा होना चाहिए, टैक्सेबल गुड्स होना चाहिए और टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर वो सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने सप्लाई की मीनिंग डिफाइन करी कि जो भी आप कह रहे हो बार बार कि सप्लाई होगा सप्लाई होगा सप्लाई होगा, तो सप्लाई क्या है, तो सप्लाई में दो बातें बोल दी। पहला कि इस चीज को तो हम सप्लाई बोलेंगे, मतलब अगर नीचे सेक्शन 7(1) के हिसाब से चलोगे तो ये सारी चीज सप्लाई है ही है। और सेक्शन 7(2) कहता है कि इसको अगर ये वाली ट्रांजैक्शन होगी तो इसको हम सप्लाई
नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेक्शन 7(1) के अंदर फिर हमने दो पार्ट कर लिए। पहला कि पहले पार्ट में हमने बोला कि अगर ये वाला काम होगा तो विद कंसीडरेशन होगा तो ही सप्लाई बोलेंगे, और दूसरा क्योंकि नॉर्मली जो सप्लाई होता है वो विद कंसीडरेशन होता है। फिर हमने एक ऐसी कंडीशन क्या कहते हैं सॉरी एक दूसरे हमने पढ़ा सेक्शन 7(1)(c), उसके अंदर हमने देखा कि अगर ये 4 कंडीशन होंगी जो मैंने लिखी हैं, जो 4 कंडीशन होंगी, तो इसको अगर ये 4 कंडीशन आपकी विदाउट कंसीडरेशन भी होगी तो भी इसको सप्लाई बोला जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में कि अगर ये वाली जो 4 एक्टिविटी भैया आपने बताई है, जो ये अगर विदाउट कंसीडरेशन होगा तो सप्लाई करेंगे, सप्लाई बोल देंगे। अगर ये 4 कंडीशन अगर विद कंसीडरेशन होगा तो क्या कहेंगे? तो विद कंसीडरेशन तो हमने पहले ही बोल दिया, अगर ये चारों चीजें भी इन्हीं में पहले वाले सेक्शन 7(1) में तो होंगी ना कवर, विद कंसीडरेशन में। विद कंसीडरेशन में तो कुछ भी करोगे, क्या लिखा है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कैसा भी सप्लाई हो रहा हो। सप्लाई का मतलब क्या है कि सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। मतलब आप उसको बोल रहे हो कि मैंने सेल किया या आपने बार्टर कर लिया, मैं आपने कुछ दे दिया बदले में उसने कुछ दे दिया, तो यार ऐसे में तो आपने दिया और कंसीडरेशन में बोला मेरे को तो पैसे ही नहीं मिले, लेकिन बदले में सामान तो मिला ना, कुछ भी तो मिला जो पैसे के जैसा है, कुछ भी तो मिला जो पैसे। अगर आप वो चीज लेते और मार्केट से जाकर के लेते तो आपको पैसे देने पड़ते, सेम सामने वाले पर्सन के लिए उसने जो आपको सामान दिया तो उसको भी तो कुछ मिला होगा, तो वो भी अगर मार्केट से जाकर के कुछ खरीदता तो उसे पैसे देने पड़ते। तो उसे कहते हैं बार्टर, जब विदाउट मनी आप किसी ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करते हो। एक्सचेंज कर लेना कि भाई तू मेरे लिए ये खरीद दे, मैं तेरे लिए ये खरीद देता हूं, ये भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, लीज पे देना किसी चीज को, रेंट पे देना किसी चीज को, लाइसेंस दे देना किसी को, या डिस्पोजल का मतलब था मान लो कोई चीज खत्म हो रही है, तो जैसे मान लो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपने कोई एसेट खरीदी, एसेट की लाइफ खत्म हो गई, अब उसका स्क्रैप बचा हुआ है, तो स्क्रैप को जब आप मार्केट में बेचोगे तो उसको आप क्या बोलते हो कि डिस्पोज कर रहे हो। आपने अकाउंटिंग एंट्रीज में भी उसको क्या बोला, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे आप, तो आप उसको डिस्पोज करते थे, तो डिस्पोजल के ऊपर भी जीएसटी आएगा। अगर आपने डिस्पोजल को मेड और एग्री, यानी ये जो 7 कंडीशन यानी सेल, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, अगर आपने मेड और एग्रीड टू बी मेड कर दिया फॉर अ कंसीडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई बोलेंगे। फिर सेक्शन 7(1)(b) में हमने क्या बोला कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करोगे कंसीडरेशन के लिए, तो फिर वो चाहे बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, उसको हम सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो हमने पहला वाला पार्ट देख लिया जो कंसीडरेशन से रिलेट करता है। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट को बेटा मैं अभी बहुत ज्यादा डीपली में नहीं समझाने वाला, क्योंकि हमें अभी पहले पार्ट को कंप्लीट करना है। मैं आपको बस चारों की मीनिंग समझा देता हूं, लेकिन इस चारों का अपने आप में बहुत महत्व है जो शेड्यूल 1 के अंदर है, तो इसको मैं बहुत आराम से डीपली समझाऊंगा, पर अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसकी मीनिंग समझाने वाला हूं कि ये क्या है। अगर ये 4 कंडीशन, अगर ये 4 चीजें होती हैं तो ये विदाउट कंसीडरेशन भी होगा तो भी उसको सप्लाई बोला जाएगा। पहला, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इन विच आईटीसी अवेल। इसका मतलब क्या है? मान लो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने कोई मशीन खरीदी या कोई एसेट खरीदी या कोई भी चीज जो मेरे बिजनेस में एसेट है। ठीक है, अब मैंने जब उसको खरीदा तो वो जीएसटी लग करके आया उसके ऊपर। ठीक है, अब जीएसटी लग के आया और हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब आप परचेस करते हो तो इनपुट पे जो आप जीएसटी देते हो उसका आउटपुट पे आप टैक्स से माइनस कर लेते हो, यानी इसको बोलते हैं इनपुट का टैक्स क्रेडिट लेना, आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई सामान जब परचेस किया तो उस पे जीएसटी लग करके आया, और उसको मैंने जब किसी दूसरी चीज को सेल करा और उस पे जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया तो पीछे वाले टैक्स को जो मैंने पे किया मैंने माइनस कर लिया और नेट टैक्स लायबिलिटी मैंने गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, और अब मैंने क्या करा, उस एसेट के ऊपर जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आईटीसी ले लिया था, उस एसेट को अगर मैं परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, चाहे मैं क्या कहते हैं मतलब यहां पे देखो, अगर मैंने उसको परमानेंटली डिस्पोज किया है विद कंसीडरेशन तो वो 7(1)(a) में आ जाएगा, और अगर मैंने उसको विदाउट कंसीडरेशन किया तो 7(1)(c) में उसको सप्लाई बोला जाएगा। यानी कि अगर आप परमानेंट डिस्पोजल करते हो बिजनेस एसेट का और उस बिजनेस एसेट का जिसके ऊपर आईटीसी ले लिया था, तो उसको 7(1)(c) के अंदर भले ही आपने विदाउट कंसीडरेशन किया हो उसको सप्लाई बोला जाएगा। एग्जांपल, मान लो
जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे आ, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कंपनीज है। मान लो अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल मैन्युफैक्चरिंग करता है, अमूल दूध या क्या कहते हैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दूध बटर वगैरह की, ठीक है। और इस टाइम पे जब वो देख रहा है कि क्या कहता है मार्केट में ये दिक्कत आ रही है, अभी पूरे इंडिया के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, इसमें उसने क्या करा, कुछ दूध के पैकेट फ्री में बंटवा दिए, तो डिस्पोज कर दिया परमानेंटली। क्या वो दूध दोबारा लौट के आने वाला है क्या? नहीं। अच्छा, अब जब उस दूध को बनाने के लिए उसने कोई सामान खरीदा होगा तो उसमें उसने आईटीसी ले लिया था। अब ऐसे एसेट को जिसके ऊपर उसने आईटीसी ले लिया था, उसको उसने परमानेंटली डिस्पोज कर दिया विदाउट कंसीडरेशन, फ्री में दे दिया। तो अब क्योंकि उसने आईटीसी वहां पे ले लिया और यहां उसने फ्री में क्या कहते हैं सप्लाई कर दिया। अब सोचो अगर वो सप्लाई करता पैसों में तो बदले में कुछ कंसीडरेशन आता, वहां से भी वो जीएसटी कलेक्ट करता, तब तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि और जीएसटी आता गवर्नमेंट के पास। लेकिन यार यहां तो तुमने क्या करा, पहले तुमने उस पर क्या कहते हैं अपने इनपुट में माइनस कर लिया टैक्स लायबिलिटी के अंदर, और फर्दर जब आप उसको फ्री में सप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कहते हो उसको मतलब बगैर जीएसटी कलेक्ट करे आप उसे सप्लाई कर दे रहे हो। तो इस चीज को भी जो आपने फ्री में दे दिया इसको भी गवर्नमेंट सप्लाई मानेगी, और सप्लाई मानेगी तो इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जब फ्री में दे दिया तो वैल्यू क्या होगी? ठीक है, जब फ्री में दे दिया तो बेटा वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, और सेक्शन 15 के अंदर ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आपके पास रूल्स हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आप मार्केट वैल्यू या अलग अलग रूल से आप इसकी वैल्यूएशन करते हो। जब हम सेक्शन 15 करेंगे तो उसको देखेंगे कि अगर किसी चीज को फ्री में आपने दे दिया तो उसकी क्या कहते हैं, और उसको सप्लाई अगर बोला गया तो उस पर जीएसटी चार्ज करने के लिए जो वैल्यू लगाई जाएगी, जो निकाली जाएगी, वो सेक्शन 15 से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपने परमानेंटली डिस्पोज कर दिया किसी बिजनेस एसेट को जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले लिया था, तो उस एसेट को डिस्पोजल पे आपको उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं अभी। मान लो मैंने कोई एक ऐसा गुड्स खरीदा, जब मैंने उसे खरीदा था तो मुझे उस पर जीएसटी मैंने जो क्या कहते हैं जीएसटी आया था लग करके, मैंने उसका इनपुट ही नहीं लिया। मैंने उसका इनपुट लिया नहीं, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं लेना इनपुट। ठीक है, अब मान लो मैंने एक ऐसे एसेट जिसको इनपुट मतलब जिसका इनपुट ही नहीं लिया मैंने, उसको अब मैंने डिस्पोज कर दिया। तो अगर अब मैंने उसको फ्री में डिस्पोज कर दिया, अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कोई एसेट जिसको जब मैंने खरीदा था तो उसका आईटीसी मैंने नहीं लिया था और अब मैंने उसको फ्री में डिस्पोज कर दिया। तो फ्री में जब डिस्पोज कर दिया तो क्योंकि मैंने उस पर आईटीसी नहीं लिया हुआ, और यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आप फ्री में डिस्पोज करते हो और उस पर आईटीसी लिया हुआ है तो सप्लाई मानेंगे, और अगर मैंने फ्री में क्या कहते हैं उसे डिस्पोज करते और आईटीसी भी नहीं लिया था तो इसको अब हम सप्लाई नहीं मानेंगे, और जब हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और दोबारा इसी एग्जांपल में हल्का सा चेंज करके दोबारा बताता हूं आपको। मैंने एक एसेट खरीदा, उसके ऊपर आईटीसी लग के आया और मैंने उसका आईटीसी नहीं लिया। ठीक है, ये तो भैया पुराने जैसे ही आपने बताया। हाँ, अब मैंने उसको सप्लाई किया, लेकिन फ्री में नहीं किया, पैसे में किया, विद कंसिडरेशन किया। क्यों? लेकिन मैंने आईटीसी तो नहीं लिया, ध्यान रखना, आईटीसी नहीं लिया, लेकिन सप्लाई जब किया तो मैंने पैसों में किया, मैंने कंसिडरेशन में किया। क्या अब इसको सप्लाई बोलेंगे? हाँ, इसको सप्लाई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, आप सेल कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोज कर रहे हो, तो डिस्पोजल आपका इस डेफिनेशन में कवर हो गया। आपने कर दिया, कंसिडरेशन में किया और बिजनेस के अंदर किया। तो अगर आपने डिस्पोज किया, पैसों में किया, तो भले ही आपने आईटीसी लिया हो या ना लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सप्लाई बोलेंगे। लेकिन अगर आप उसे फ्री में कर रहे हो, सप्लाई फ्री में डिस्पोज कर रहे हो, तो सिर्फ जब उसको क्या कहते हैं सप्लाई बोला जाएगा जब आपने उसके ऊपर ऑलरेडी आईटीसी अवेल्ड किया होगा। अगर आईटीसी अवेल्ड नहीं किया तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, पिछली वाली क्लास को थोड़ा सा याद करना है, हल्का सा। हमने क्या बोला था पिछली क्लास में कि अगर मेरा सेम स्टेट में 3-4 बिजनेस हैं, सेम स्टेट में मेरे 3-4 बिजनेस हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं यहां पे इसको समझने के लिए। मान लो ये दिल्ली है,
ये यूपी है, ये मुंबई है। एक प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। मेरे 5 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताओ, मुझे किसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो भैया ए का, ई का और बी सी डी में से किसी एक का तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट जब भी सप्लाई होता है तो आपको, मतलब अगर आपके कई स्टेट्स में बिजनेस है तो आपको, अगर और आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो सबके साथ, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आपस में सप्लाई नहीं कर रहे और इसका अपना अलग 5 लाख की सेल है, इसकी अपनी अलग 4 लाख की सेल है साल की, इसकी अपनी 10 लाख की सेल है, अब इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, मेरे यूपी में 3 बिजनेस हैं, बी सी और डी। तो मैं यूपी के तीनों बिजनेस के लिए चाहूं तो एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। यूपी के तीनों बिजनेस के लिए चाहे तो एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं और चाहे मैं तीनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूं। लेकिन अगर मैंने सेम पेन पे तीनों का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है तो मैं बी से अगर सी पे सप्लाई करूंगा और बी से डी पे करूंगा या सी से डी पे करूंगा तो इसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम पेन पे एक ही रजिस्ट्रेशन है, सेम पेन सिंगल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेम पेन पे सिंगल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यूपी से दिल्ली में अगर सप्लाई करता हूं तो ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर अब जैसी मेरा ये वाला बिजनेस और ये वाला बिजनेस, क्योंकि मैंने दोनों को सेम पेन पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो इसको और इसको, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं डीडीपी। डीडीपी का मतलब होता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और यहां पर भी अगर मैंने बी का, सी का और डी का अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर सेम पेन, तो बी सी और डी को मैं डीडीपी बोलूंगा। अब से ये तीनों के तीनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। यानी तुम भले ही बोलो मेरा एक ही बंदे का तो है, एक ही बिजनेस पे, लेकिन नहीं, इसको अलग अलग बिजनेस माना जाएगा। और अब आप अगर कहोगे कि अपने अलग अलग बिजनेस पे, जो कि आप तो कह रहे हो मेरा एक ही है, लेकिन जीएसटी क्या कह रहा है? नहीं से हम अलग अलग मानेंगे। और आपने अगर अपने ही बिजनेस के साथ अगर कोई मान लो स्टॉक ट्रांसफर ही कर लिया, ठीक है, और बोला अरे मैंने अपने ही तो बिजनेस पे मैंने सेल थोड़ी करी है यार, सेल करी क्या? मैंने मान लो मेरा दिल्ली में बदरपुर में मेरा कोई क्या कहते हैं ब्रांच है, और मेरा क्या कहते हैं दूसरा एनएफसी पे कोई ब्रांच है, तो मैंने बदरपुर वाले ब्रांच से एनएफसी वाले ब्रांच पे कोई स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्योंकि दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो फिर इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, ये तो पहली चीज। दूसरी, यहां पे क्या बोला है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। पहला तो वो कह रहा है कि अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन के साथ सप्लाई किया और अगर आपने फ्री में सप्लाई किया, तो अब आप भले ही फ्री में सप्लाई कर रहे हो, भले ही आप कह रहे हो कि मैंने तो यार कंसीडरेशन लिया ही नहीं, लेकिन वो आपका रिलेटेड पर्सन है। और रिलेटेड पर्सन की हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। जब रिलेटेड पर्सन की हम डेफिनेशन देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, यानी सप्लाई करते हो गुड्स का या सर्विसेज का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट कंसीडरेशन करते हो, तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, चाहे आपका विदाउट कंसीडरेशन क्यों ना हो। और दूसरा, अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ यानी डीडीपी के साथ अगर आप सप्लाई करते हो तो भी उसको क्या कहते हैं? सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो।
एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो बदरपुर में एक डोमिनोज का ब्रांच है और दूसरा ब्रांच है क्या कहते हैं डोमिनोज का एनएफसी पे, और बदरपुर वाले ब्रांच ने एनएफसी वाले ब्रांच को और दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और कोई मान लो कोई स्टॉक कम पड़ गया उनका, तो उन्होंने अपने बदरपुर वाले ब्रांच को बोला यार जरा ये स्टॉक पहुंचा देना मेरे पास, यहाँ सेल मेरे पास अच्छा खासा ऑर्डर है, और क्योंकि है तो कंपनी किसी एक की, ठीक है, तो अगर ये अपने ही दूसरे ब्रांच पे अगर कोई सामान ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसीडर, पैसे थोड़ी लेंगे यार, अगर अपने कहेगा ठीक है तू भेज दे, बाद में तू मेरे को भेज दियो, जब मेरे पास हो जाएगा या मेरी जरूरत पड़ेगी तो तू मेरे को वापस कर दियो, तो इसको सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, दो समझ में, ये दोनों समझ में आ गए। तीसरा, इसको अभी रोको, चौथे वाले को समझो पहले, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या कहता है, अभी हमने क्या बोला भैया, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी बाहर से और आपने कंसीडरेशन दिया, तो भले ही आप बिजनेस के लिए करो या बिजनेस के लिए ना करो, उसको सप्लाई बोला जाएगा। 7(1)(b) में हम ये पढ़ करके आए हैं कि अगर सर्विस इंपोर्ट होती है और वो पैसे यानी कंसीडरेशन देने के बाद होती है, तो चाहे वो विद कंसीडरेशन हो या सॉरी फिर वेदर वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो आपने कोई सर्विस इंपोर्ट किया और वो विदाउट कंसीडरेशन है, तो यानी भैया उस कंडीशन में अगर वो सर्विस इंपोर्ट कंसीडरेशन के लिए कर रहे हो तो वो तो आप फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आपने कंसीडरेशन के लिए सर्विस इंपोर्ट कर ली कंसीडरेशन देके, तब वो किसी की पर्पस से यूज क्यों ना हो रहा, उसको हम सप्लाई बोलेंगे। लेकिन अगर आपने कंसीडरेशन नहीं दिया तो फिर आप बोलो भैया नो कंसीडरेशन नो सप्लाई, हम नहीं मानेंगे इसको सप्लाई, क्यों, कंसीडरेशन नहीं है, सर्विस हम इंपोर्ट कर रहे हैं पर कंसीडरेशन नहीं है। तो शेड्यूल 1 के अंदर 7(1)(c) के शेड्यूल 1 के अंदर बोला कि ठीक है, अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसीडरेशन कर रहे हो और आप पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। यार मान लो मेरा भाई रहता है बाहर, यार मान लो मेरा भाई रहता है बाहर, अब मेरा भाई है, ठीक है, और मेरे भाई ने मुझे कोई सर्विस सप्लाई करी, सर्विस की सप्लाई करी, ठीक है, मैंने उसे पैसे नहीं दिए, क्यों, मेरा भाई है यार, पैसे क्यों दूं मैं, मेरा भाई काम नहीं करेगा मेरे इतने लिए, ठीक है, उसने मुझे कोई सर्विस दे दी, मैंने सर्विस इंपोर्ट कर ली, हमने विदाउट कंसीडरेशन किया, और हमारे बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो पर्सनल नेचर का है। वो कैसे नेचर का है, पर्सनल नेचर का है। तो अगर पर्सनल नेचर की कोई सप्लाई कर रहा हूं मैं, पर्सनल नेचर की अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसीडरेशन, तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने उसी रिलेटेड पर्सन से, मान लो मैंने अपने ही भाई से जो सर्विस ली, मैंने अपने बिजनेस के लिए ली, यहाँ पे इंडिया में अपने बिजनेस के लिए ली, तो उसे अब सप्लाई बोलेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम related person outside India or from any of his other establishment, तो अब उसको सप्लाई बोला जाएगा। यानी कि अगर आपने फ्री में पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस ली किसी रिलेटेड पर्सन से, तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने रिलेटेड पर्सन या अपने ही किसी दूसरे पर्सन से फ्री में सप्लाई करी और अपने बिजनेस के लिए ली, तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे। तो एक बात का कंक्लूजन जो यहां से निकल के आ रहा है कि अगर आपने सर्विस, ऐसा कौन सी सर्विस इंपोर्ट करोगे जो विदाउट कंसीडरेशन होगा और वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, जब आप रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ करके विदाउट कंसीडरेशन अगर कोई सर्विस इंपोर्ट करो, फिर वो चाहे आपके बिजनेस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। यानी कि फ्री में सिर्फ एक ही कंडीशन पे सप्लाई बोला जाएगा, पहला कि वो रिलेटेड पर्सन या अपने ही किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से ली जा रही हो और विदाउट कंसीडरेशन ली जा रही हो, ठीक है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ रही होगी पूरी। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इसको थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ही, फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने क्या बोला, सेक्शन 7 जो है वो सीजीएसटी का सप्लाई को डिफाइन करता है। सप्लाई में हमने बोला 7(1) जो कहता है इंक्लूड्स और 7(2) जो कहता है एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड मतलब जिसको सप्लाई नहीं बोलेंगे वो शेड्यूल 3 के अंदर
बोला हुआ है, शेड्यूल 3 में जितने भी क्या कहते हैं आपकी एंट्री में लिखा हुआ है, उस सारी एंट्रीज को कभी भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उन एंट्रीज को कभी भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा। अब यहां पर जरा समझना, इसका मतलब क्या है भैया। सेक्शन 7 में सप्लाई की डेफिनेशन बताई आपने। ठीक है, सप्लाई अगर गुड्स और सर्विसेज का हो रहा होगा, यानी कि सेल, बार्टर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसमें कब आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे, कब आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलोगे, ये बात कहां लिखी हुई है? तो सेक्शन 7(1)(a) के अंदर, सेक्शन 7(1)(a) के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर ये क्लासिफिकेशन करके दी है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, अब इतनी सी बात को हम थोड़ा सा अब यहां बुक से पढ़ते हैं। चलो, हाँ, इधर देखो, स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। 7(1) जो कहता है सप्लाई इंक्लूड, 7(2) जो कहता है सप्लाई एक्सक्लूड्स। यानी 7(1) के अंदर हमने क्या बोला, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, और 7(2) में हमने पढ़ा क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी। ठीक है, पहला, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। फिर उसके बाद है मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमने यहां पे चारों कंडीशन पढ़ ली 7(1)(a) की कि भैया सेल, इधर देखो जरा, all form of supply of goods or services or both such as sale, barter, exchange, lease, rental, license, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business। ठीक है, 7(1)(a) हो गया। 7(1)(b) में हमने क्या पढ़ा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर सर्विस को आप इंपोर्ट कर रहे हो कंसिडरेशन के लिए, तो फिर चाहे आपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया हो या ना किया हो, यानी आपने पर्सनल पर्पस के लिए किया हो या बिजनेस पर्पस के लिए किया हो, अगर आप कंसिडरेशन में सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तीसरा 7(1)(c) में क्या कहता है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि ये वाली जो शेड्यूल 1 के अंदर बातें लिखी हुई हैं, अगर उन एक्टिविटीज को अगर आप करते हो, तो आप अगर उन्हें विदाउट कंसिडरेशन भी करोगे तो भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, अब शेड्यूल 7(1)(d) के अंदर क्या कहता है, ओमिटेड 7(1)(d) जो है वो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि 7(1)(d) के अंदर पहले लिखा हुआ था कि कौन सी चीज को हम गुड्स बोलेंगे और कौन सी चीज को सप्लाई बोलेंगे, और सेक्शन 7(1) अपने आप में सप्लाई की डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन के अंदर ही अगर हम ये बात बोल दे कि वो गुड्स और सर्विस है, तो ये कंफ्यूजन था थोड़ा सा, तो हमने क्या करा, डी को एडिट कर दिया और हम 7(1)(a) में इसको अलग से लिख करके लेके आए कि 7(1)(a), B और C के अंदर अगर कोई भी, अगर यानी कि 7(1)(a), B, C बोलने का मतलब सीधे सीधे 7(1) के अंदर अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है तो वो गुड्स है या सप्लाई है, ये बात आप
whether certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either a supply of goods or supply of services। और ये बात कहां लिखी हुई है? शेड्यूल 2 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब जरा आप, मैंने ये जो इतनी डेफिनेशन कराई, अब ये देखो मैंने क्या बोला, 7(1)(a) के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर बताया वेदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इस बात की क्लासिफिकेशन मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा, एक मिनट, क्लासिफिकेशन। अगर करना हो मुझे कि वो गुड्स की सप्लाई हो रही है या सर्विसेज की, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, 7(1)(a) देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 7(2) में हमने क्या देखा कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको हमने बोल दिया कि इसको हम कभी भी सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं कि ठीक है 7(1) हमने देख लिया कि किस किस चीज को सप्लाई बोलेंगे और 7(2) इसको सप्लाई कभी भी नहीं बोलेंगे। मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूं कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, वेदर कोर्ट कोई सर्विसेज दे रहा है, अगर फ्यूनरल ब्यूरियल वगैरह यानी मरने वगैरह पे कोई अगर सर्विसेज दी जा रही है, लैंड और बिल्डिंग की सेल अगर हो रही है, पार्लियामेंट के मेंबर्स अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर आपने क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं गुड्स बाहर मतलब इंडिया में लाए बगैर अगर बाहर सेल कर दिया, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम देखेंगे इसको बाद में, इसको हम सप्लाई नहीं बोलते। ठीक है, अब 7(1) हो गया, 7(2) आपका हो गया। 7(1) में हमने देखा इंक्लूड में 7(1) के अंदर हमने देखा 7(1)(a) और 7(1)(b। 7(1)(a) के अंदर 7(1)(a) के अंदर हमने 7(1)(a), 7(1)(b और 7(1)(c) देखा हमने। 7(1)(a) और b विद कंसीडरेशन है और 7(1)(c) जो है विदाउट कंसीडरेशन है। ठीक है, मैं कहूंगा कि आप लोग मेरा ये वाला चार्ट जो है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसको जरूर, या आप अगर इस चार्ट के थ्रू याद करोगे आपको समझ में भी आएगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी। और 7(1) जो है मतलब सप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये सोचो ना कि अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, तो सोचो सप्लाई अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको सप्लाई जरूर याद रखना है कि किस किस चीज को सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने 7(1) पढ़ लिया, 7(2) हमने देख लिया कि कुछ चीजों को सप्लाई नहीं बोला जाएगा। अब 7(1)(3) भी है एक। 7(1)(3) क्या कहता है? 7(1)(3) कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)(a) इसको गुड्स बोलेंगे या इसको सर्विस बोलेंगे। 7(2) यानी कि जिसको सप्लाई कभी नहीं बोलेंगे। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, याद करो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब तक जीएसटी काउंसिल किसी चीज को रिकमेंड नहीं करता, कोई भी सरकार उसको लागू नहीं कर सकती। तो ऑन द, जो गवर्नमेंट है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन दे करके द ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो कह सकती है कि इस एक्टिविटी को तो हम गुड्स ही बोलेंगे, सर्विस नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी कर लो, हम इसे सर्विस नहीं बोलेंगे, हम इसे गुड्स, हम कह रहे हैं ना इसे गुड्स बोलेंगे, मतलब गुड्स ही बोलेंगे। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वो कह सकती है कि या तो हम इसको सिर्फ गुड्स बोलेंगे, सर्विस नहीं बोलेंगे, या हम इसको सिर्फ सर्विस बोलेंगे, भले ही उसमें गुड्स 99% क्यों ना उसके अंदर गुड्स जा रहे हो, लेकिन अगर हमने उसे सर्विस बोल दिया तो उसको सर्विस ही बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हमको समझने हैं और हमको समझना है कि वो क्या होता है। 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला, हमने क्या बोला था कि सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एवरी पर्सन कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटीज रेगुलरली फॉर द रनिंग ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी जो अपने बिजनेस के चलाने के लिए करते हो, उसको जिलाने के लिए करते हो, तो उसको कहते हैं एक्टिविटी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे सीएमए राम एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है।
ठीक है, मान लो राम जो है वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, कैरीज आउट द एक्टिविटीज ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइलिंग रिटर्न, सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट, मतलब वो किसी की अकाउंटिंग करता है, किसी का रिटर्न फाइल करता है, किसी की ऑडिट करता है, सर्टिफाई करता है डॉक्यूमेंट को, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। These activities can be considered as performed in the course of business। तो इन सारी एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा कि वो बिजनेस के लिए कर रहा है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन हमने क्या देखी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एवरी बिजनेस पर्सन यूज टू थिंक हाउ टू डेवलप हिज बिजनेस और कैरिंग आउट न्यू एक्टिविटीज, सच एक्टिविटीज कॉल्ड एज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे चलाने के लिए। ठीक है, यानी कुछ काम तो मैं कर ही रहा हूं, मेरा बिजनेस है, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो मैं सोच रहा हूं, मैं करना चाहता हूं, जिससे ये मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे Mr. X Limited manufacturing of motor car company used to sell more numbers of car in southern India. In view of demand in southern India, company intends to establish a manufacturing unit in Chennai। अब सोचो, एक कंपनी है जो कार बनाती है, कार बना के उसे क्या करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा कार कहां बेचना है, साउथर्न इंडिया में बेचना है, यानी साउथ इंडिया में बेचना है। ठीक है, अब क्योंकि उसकी डिमांड को देखते हुए वो क्या चाहती है कि वो क्यों ना चेन्नई में उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दे। अगर चेन्नई में, अब मान लो पहले दिल्ली में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो दिल्ली से मैन्युफैक्चर करो और यहां से फिर उसे ट्रांसफर करो ट्रक पे लोड करके, कितना सारा उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं चेन्नई में क्यों ना अपना एक बिजनेस प्लांट लगा दूं। तो देखो, ये आपने जो एक्टिविटी की कि मैं चेन्नई में अपना एक बिजनेस प्लांट लगा दूं, इसी को कहते हैं आपने अपने बिजनेस को फर्दरेंस यानी बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया। ठीक है, Mr. X Limited appointed Mr. Y as a consultant for searching, evaluating, and sorting places uh, for prospective target. Finally, a company decided to establish unit of Ambattur Industry Estate, Chennai. Hence, Mr. Y carried out various activities in the furtherance of business of Mrs. X Limited। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने, क्योंकि उसे चेन्नई में प्लांट लगाना था, तो मिस्टर एक्स लिमिटेड ने क्या करा, मैसेज एक्स लिमिटेड ने क्या करा कि मिस्टर वाई को अपॉइंट करा एज अ कंसल्टेंट, और उससे बोला जाओ तुम ढूंढ के लाओ कौन सी अच्छी जगह होगी, मुझे जगह पसंद करके लाओ, वो सबसे अच्छी जगह, सस्ती जगह होनी चाहिए, वहां पे सारे रूल्स रेगुलेशन थोड़े से कम लगने चाहिए, वहां की सरकार थोड़ी सी मतलब मोटिवेट करने वाली स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमें बढ़ावा दे। तो मिस्टर जो वाई है उसने क्या करा, कॉम्बटूर का क्या कहते हैं एक जगह जो है वो चुन करके बताया कि यहाँ, सॉरी कॉम्बटूर नहीं है, एम्बटूर है, तो वहां पर क्या कहते हैं उसने एम्बटूर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, चेन्नई के अंदर, बोला यहाँ लगा लो भैया, बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। तो मिस्टर वाई ने जो एक्टिविटी करी, जो वो मैसेज एक्स लिमिटेड के फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए एक्टिविटीज करी। जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शन। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, हेंस ओनली दोज सप्लाईज दैट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो इससे पता चलता है कि जीएसटी में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है जो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होते हैं। ठीक है, hence any supplies made by an individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST until they fall within the definition of business as defined in the act। देखो, अब बिजनेस की भी यहाँ पे जीएसटी के अंदर डेफिनेशन बताई हुई है कि किस किस चीज को बिजनेस बोलेंगे। तो अगर उस डेफिनेशन के अलावा कोई अगर आप काम करो, जैसे मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया, मैं उनके लिए छत से काम करके लेके आया था, तो इस एक्टिविटीज को, जो पर्सनल नेचर की एक्टिविटी है, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा और ये जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता है। ठीक है, आगे, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इवन एज अ वोकेशन इज अ सप्लाई अंडर जीएसटी। देयरफॉर इवन इफ अ फेमस पॉलिटिशियन पेंटिंग्स for charity and sells the painting even as one time occurrence, the sale would constitute supply। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, देखो क्या कर रहा है, बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन मतलब आपका रेगुलर काम नहीं है, आप कभी कभी करते हो, लेकिन आपने कभी जो किया उसको अगर आपने सेल कर दिया और वो बिजनेस पर्पज से किया कि ठीक है उससे पैसा आएगा, आपने पैसे के लिए किया, भले ही आप उस पैसे को बाद में डोनेट ही क्यों ना कर दो, लेकिन इसको सप्लाई बोला जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है मिस्टर, एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक पेंटिंग पेंट करी और उसको सेल करके पैसा आ गया, और वो पेंटिंग चैरिटी के लिए उन्होंने बनाई थी कि हाँ ठीक है, इसे पेंट करते चैरिटी के लिए, इसे बेचेंगे पैसा आएगा, तो वो जो सोल करा उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है, आज जो हमने पढ़ा, मैं यही कहूंगा आप लोग, आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, तो हम आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ा दी है, सप्लाई क्या होता है, जिसमें अभी सप्लाई क्या नहीं होता वो नहीं पढ़ा है मैंने ये बता दिया क्या क्या चीजों को सप्लाई बोला जाएगा। फिर मैंने ये पढ़ा दिया कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सप्लाई का जो मैंने 7(1)A 7(1)B 7(1)C पढ़ा है, आप इसको एक बार जरूर अच्छे से याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम जो कल की क्लास है, कल की क्लास में हम एक एक चीज को डिफाइन करेंगे कि सेल बार्टर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, लीज क्या होता है, रेंटल, इन सबको डिफाइन करेंगे। मेड और एग्रीड टू बी मेड क्या होता है, ठीक है। फॉर अ कंसीडरेशन का मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है कंसीडरेशन में, ठीक है। उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीजें, जो शेड्यूल 1 को हमें और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि शेड्यूल 1 तो मैंने सिर्फ बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, शेड्यूल 3 हमको देखना है, ठीक है। तो आप लोगों का काम है आज सप्लाई का जितना मैंने बताया इतना याद करने का। और भाई सच में बता रहा हूं आप लोगों को मैं कि सप्लाई जो अपने आप में सेक्शन 7 है, सबसे बड़ा यही है और सबसे आसान भी यही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जैसे जैसे चार्ट बना बना करके दूंगा, आपको चार्ट के हिसाब से रिवीजन करनी है, और ये सबसे मस्त तरीका है याद करने का। देखो ना, आप ऐसे करो, सप्लाई, सप्लाई के दो हिस्से हो गए, पहला इंक्लूड, दूसरा एक्सक्लूड। फिर इंक्लूड में दो बातें होगी, वो पैसे के लिए है, वो विदाउट पैसे के लिए, यानी कंसीडरेशन के लिए, विदाउट कंसीडरेशन के लिए। कंसीडरेशन में भी हमने दो बातें देखी, एक नॉर्मल ऑल गुड्स एंड क्या कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा सर्विस का इंपोर्ट करो, फिर वो चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो। फिर हमने देखा विदाउट कंसीडरेशन में चार बातें। तो ऐसे अगर आप याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप लोगों का काम है आज इतना याद करने का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे।